नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2022। अब इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला जो है बजट, आर्थिक सर्वेक्षण। मेनली ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर साथ ही हम इसमें भारत का कोविड टीकाकरण अभियान और जो प्रमुख दिवस स्टार्ट किया गया, तो इस दोनों को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर आप बिहार बीपीएससी की बात कर रहे हो, 2 प्रश्न आ जाते हैं बजट से, ठीक ना। तो अच्छे से पढ़ेंगे और धीरे धीरे पूरा तो पढ़ेंगे ही। और ये बजट का जो फोटो है वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट ये आ रहा, तो आप सर्च करोगे मास्टर वीडियो ऑफिशियल, मिल जाएगा, ठीक ना। तो देख लीजिएगा वहाँ से। बजट 2022-23। केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। इस बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के लक्ष्य में के रूप में नामित किया है, क्योंकि अभी कौन सा चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ चल रहा है, तो अमृत महोत्सव चल रहा, इसलिए इसे अमृतकाल के बजट के रूप में इसको नामित किया गया है। भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम @100 यानी आज़ादी का 100 वर्ष पर पहुंच जाएंगे। अभी जो है वो 75 साल कंप्लीट हो जाएगा 2022 में 15 अगस्त को। सरकार का उद्देश्य अमृत काल के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। लक्ष्य यहाँ पे कौन कौन सा दिया गया है? सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना। सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना। डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। सार्वजनिक पूंजी निवेश में सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन देना। सार्वजनिक पूंजी निवेश से सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन करना, जो जैसे एलआईसी में देखते होंगे कि कर दिया 74% तक का, ये सब है लक्ष्य। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि भारत का आर्थिक विकास दर कितना का अनुमान है? 9.2%। ध्यान रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021-22 है, इसके अनुसार यह अनुमान 8.85 था। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? 2022-23, ठीक ना। तो पहले का था 8 से लेकर 8.5%, और इस पर क्या है? 9.2%। कुल जो बजट है वो 39.45 लाख करोड़ है, या कह सकते हो 3 हालांकि अब तो 4 ट्रिलियन हो गया, ये 4 ट्रिलियन, ठीक ना, या 39,44,909 करोड़ रुपए का बजट है। 39,44,909, ये याद करना पड़ेगा, पूछा जाएगा। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर का भी बजट होगा, तो कुछ एक लिमिटेशन होता है कि हमारा इनकम आएगा 100 रुपया और खर्चा कितना करना है। तो आपको अगर कुछ बचाना होगा तो कुछ कम खर्चा कीजिएगा, थोड़ा कर्जा लेना होगा तो अधिक खर्चा कीजिएगा। मतलब 100 के इर्द गिर्द ही घूमिएगा, जितना आपका इनकम होगा उसी के आसपास। तो वैसा ही कुल प्राप्ति यहाँ पे दिया गया है और कुल खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। तो जितना हमारा इनकम आएगा उतना ही क्या है, उतना हम खर्चा करेंगे। तो कुल हमने कितना पढ़ा है? 39,44,909 करोड़ रुपया जो कुल हमको आएगा, जिसमें कहाँ कहाँ से आएगा? 2 मुख्य स्रोत होता है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, जो हमको राजस्व से प्राप्त होगा, राजस्व मतलब टैक्स वैक्स इस सब से आएगा, वो है 22,04,422 करोड़ रुपया। और पूंजीगत प्राप्ति, जिससे मतलब सामान वामान जो खरीद बिक्री होता है उस सबसे 17,40,487 करोड़। स्टार्टिंग का पॉइंट याद रखिएगा, इसमें है 22 लाख करोड़ और इसमें है 17 लाख करोड़, और कुल कितना है? 39.5 लाख करोड़। क्लियर। कुल खर्च की बात करें तो राजस्व खर्च जो है वो 31,94,000, इसको आप 32 लाख कह सकते हो। और पूंजीगत खर्च जो है वो 7,50,000 है। पूंजीगत खर्च इस बार कम होगा, क्योंकि क्या होना है, जो जैसे एलआईसी को बेचेगा ये सब चीज़, तो फायदा ही है वो सब।
अब देखिए बजट घाटा क्या है, शून्य होगा, क्योंकि जितना इनकम आया उतना क्या हुआ, खर्चा हुआ एग्जैक्ट, तो वो शून्य, ये अनुमान होता है। घाटा निकालते कैसे हैं, घाटा या जो बजट सरप्लस होता है वो ऐसे ही निकाला जाता है। सरप्लस वाले में आप कुल खर्च, जैसे मान लो आपका जो मंथली इनकम होगा, आप बचत किसको कहोगे, कि बचत कहोगे जितना आप कमाए उसमें से खर्चा को माइनस कर दोगे, तो वो क्या होगा, आपका बचत हो जाएगा। लेकिन जो लोन होता है, जो कर्जा कितना हो गया, तो उसमें से क्या करोगे, जितना खर्चा किए हो उसमें से आप कमाई को माइनस करोगे। तो ये आसान होता है, आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे 2021-22 का संशोधित अनुमान है, मतलब पिछली वर्ष कैसा रहा और 2022-23 का आगे कैसा रहेगा। तो ये डाटा काफ़ी परफेक्ट काम करता है, क्योंकि देखो अनुमान तो हमारा कुछ अलग है, लेकिन रियलिटी क्या है वो इससे कंपेरिजन करवाता है। यहाँ पे राज्य कोषीय घाटा, जो फिजिकल डिफिशिएट होता है, वो पिछले वर्ष जीडीपी का 6.9% है। ये डिफिशिएट क्या हुआ, जैसे अभी हम पढ़ें कि अगर आप ये वाला लाइन देखो, तो जो बजट घाटा है, राज्य कोषीय घाटा, ठीक ना, कुल मिला के, तो यहाँ पे जितना आया उतना माइनस के शून्य हुआ। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, घाटा हुआ 6.9% का राज्य कोषीय घाटा में। ओवरऑल अगर आप बात करें तो वो अलग जुट के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबका सेपरेट करके दिया गया है। तो राज्य कोषीय घाटा फिजिकल डिफिशिएट जो है वो 6.9% था, जबकि इस बार जो है 22-23 में वो 6.4% रहेगा। इसमें ये डाटा याद करना बहुत ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर आपको जीडीपी कितना है, जैसे अभी हम 39.44 पढ़े हैं, तो उसका आप इतना परसेंट निकाल सकते हो, तो ऑप्शन के आसपास आप पहुंच जाओगे, ठीक ना। तो परसेंटेज पे फोकस कीजिए। राजस्व घाटा 7.4% पिछले वर्ष था, इस बार 3.8% रहने का अनुमान है, राजस्व घाटा कम होगा। प्रभावी राजस्व घाटा, ये जीडीपी का 3.7% था, इस बार 2.6% होगा। और प्राथमिक घाटा 3.3% था, इस बार 2.8% था। अगर आप ओवरऑल देखो तो ऐसा अनुमान किया गया है कि पिछली साल जितना घाटा था किसी में भी, जैसे 6.9 है इसमें 6.4 होगा, 4.7 है तो इसमें 3.8 है, तो पिछली वर्ष की तुलना में क्या होगा, थोड़ा कम होगा। अब यहाँ पे नोट में दिया गया है कि वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राज्य कोषीय घाटे की अनुमान होगी, जिसमें से 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य कोषीय घाटा का अनुमान 16,61,196 करोड़ लगाया गया है। इसका मतलब है कि सरकार को 16.62 लाख करोड़ जो है वो कर्जा लेना पड़ेगा। जितना डिफिशिएट होगा उतना क्या होगा, कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा। सरकार ने 2025-26 राज्य कोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा, यानी थोड़ा वो क्या होगा, कम खर्चा हम करेंगे, जो राज्य कोषीय घाटा होगा वो थोड़ा कम होगा। आगे अब यहाँ पे दिया गया रुपया कहाँ से आता है, कितना रुपया लाना है, इस बार बार रिपीट करते ताकि आपको भी याद हो जाए। वो 39.44 ऐसा था, ठीक ना। तो ये कहाँ से आएगा, उधार और अन्य जो आदमी देगा वो 35% देगा, सबसे अधिक उधार से ही आता है 35%। माल और सेवा कर जीएसटी 16%, जीएसटी से 16%। निगम कर कॉरपोरेट टैक्स 15%। आयकर काफ़ी कम होता है, इनकम टैक्स 15%। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये लगाया जाता है 7%। तो ओवरऑल इतना रुपया सबसे अधिक इसमें कहाँ से आया, उधार और अन्य देताएं जो हम लोग वर्ल्ड बैंक या कहीं कहीं से लोन लेते हैं वो सबसे अधिक होता है। तो पैसा जाएगा भी कहाँ, सबसे अधिक वहीं पे जाएगा। ब्याज अदायगी में सबसे अधिक जाता है 20%। कर और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा होता है वो 17%। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 15%। अब देखिए, अगर मान लीजिए प्रश्न दे दे कि 2022-23 में ब्याज देने का अनुमानित कितना है, तो अगर आपको ये याद है 39.44 कुल बजट है, इसका आप क्या करोगे 20% निकाल लोगे, ठीक ना। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आप आसपास पहुंच जाओगे, तो ठीक कर पाओगे। वित्त आयोग और अन्य जो अंतरण है उसमें 10% और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो चलती है उसमें 9% रुपया खर्चा होगा। ये ओवरऑल खर्चा था, यहाँ खर्चा होगा, मतलब मोटे तौर पे जो टॉप 5 सेक्टर है उसमें। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्राप्त करने के लिए सरकार PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टर के लिए लाई है। सरकार ने बजट 2022-23 में PLI स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया है।
हो सकता है सरकार आगे चलकर 5G को PLI स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित कर दे, लेकिन वर्तमान में PLI का कितना सेक्टर है? 14 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PLI का 14 सेक्टर है। फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। बजट 2022-23 में PLI के 14 सेक्टर में से एक सेक्टर हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स पर 19,500 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत भारत 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करेगा। 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य पूरा करेगा और भारत सरकार का टारगेट है 2070 तक जो है कार्बन एमिशन जीरो करेगा और 2047 तक जो है ऊर्जा पर पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट में दिया गया है कि COP26 का भी सम्मेलन हुआ था ग्लासगो में, तो इसमें प्रधानमंत्री ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट प्राप्त करना था। देखिए 2030 तक कितना हो जाएगा? 500 गीगावाट। 500 गीगावाट। सरकार इन 14 सेक्टरों में 60 लाख नई नौकरी सृजित करने का लक्ष्य रखा है। जो 14 सेक्टर था PLI के अंतर्गत, उसमें सरकार अगले 25 साल भारत का जो 100 साल पूरेगा तो उसके अमृत काल में प्रवेश करेगा। इसके लिए बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताएं विकास का निर्धारित किया है। 4 जो है वो आपको याद होना चाहिए। PM गति शक्ति, समावेशी विकास, पहला हुआ PM गति शक्ति, दूसरा है समाकेतिक विकास, तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना और लास्ट है निवेशों का वित्त पोषण। रिपीट करते हैं, PM गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेशों का वित्त पोषण, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। अब यहाँ से डिटेल में दिया गया है बजट 2022-23। जो पहला था PM गति शक्ति, इसके संचालन करने के लिए सरकार ने 7 इंजन, जो इसका 7 मुख्य कारक है जिस पे वो काम करेगा, वो दिया गया है। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पतन जहाँ पे वो लगता है जहाज, माल परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पतन, माल परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। ये प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत जो मुख्य कारक हैं कौन से नहीं हैं या कौन से हैं, तो ये 7 रहना मतलब याद रखना जरूरी है। सरकार के अनुसार ये 7 इंजन एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। मेनली इसमें जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करने के लिए जो भी काम आता है वो सब यहाँ पे दिया गया है। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसमें पहला है सड़क परिवहन। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाईवे NHAI, इसकी अभी कौन है? अलका उपाध्याय हेड है, पहली महिला बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022-23 में PPP मोड पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ किया जाएगा। 4 स्थानों पर। ये हो गया सड़क परिवहन। आगे है रेलवे। एक स्टेशन एक उत्पाद, जो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट है, इसकी अवधारणा रेलवे में लाई जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चला रहा और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी वो कौन थी? कंगना रनावत। यहाँ पे है कि रेलवे में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट लाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। जो कवच सुरक्षा प्रणाली है मुख्यतः ट्रेन को टक्कर लगने से रोकता है और इसका जो उद्घाटन किया गया, इसकी देखरेख करने के लिए कौन गए हुए थे? तो जो अश्वनी जी थे वो गए हुए थे, अश्वनी वैष्णव। तो हो सकता है नाम पूछा जाए कि उद्घाटन करने के लिए कौन गए थे। अगले 3 साल में 400 नया वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। 3 साल में 400। अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किया जाएगा। यहाँ पे नोट दिया गया है कि मार्च 2022 में भारत का पहला PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन से थापर नगर स्टेशन के पास, जो कि झारखंड में है, शुरू किया गया। आसनसोल से थापर नगर स्टेशन झारखंड में पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। अब पर्वतमाला दिया गया। रोपवे विकास। रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में होगा। इसे पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया जाएगा।
यानी अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आया, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग होगा। ये पहला कहाँ चला? पहला चला वाराणसी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब कि अब सड़क परिवहन जो है वो राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प में पीपीपी मोड पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन 50 साल के लिए देगी। इसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। कितना देगा? 1 लाख करोड़ 50 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट। आगे कृषि। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। सबसे अधिक मिलेट्स किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है सबसे अधिक मिलेट्स। तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया जाएगा। ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 2021 में भारत की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। आगे है, गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने पर बढ़ावा दिया जाएगा। जो नदी के चारों साइड हैं, दोनों साइड, उनको रसायन मुक्त जो मेनली प्राकृतिक जो खाद है, नेचुरल फर्टिलाइजर, उसको यूज करने के लिए कहा जाएगा। खेत में कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला है दमन गंगा से पींजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी टू कृष्णा से पेन्नार और पेन्नार से कावेरी। ये कुल 5 है। यहाँ पे नोट में दिया गया कि 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। 44,605 करोड़ रुपए लगा के केन बेतवा का जो लिंक परियोजना है उसको चालू किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस योजना से 103 मेगावाट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी और 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। बजट मतलब कितना खर्चा होगा? 44,605 केन बेतवा। आगे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दी जाने वाली टॉप 3 सब्सिडरी जो है, जिसमें फूड सब्सिडरी है 2,06,831 करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडरी 1,05,222 और पेट्रोलियम सब्सिडरी 5,813 करोड़। फूड सब्सिडरी सबसे अधिक है, सब्सिडी 2,06,831। आगे है शिक्षा। पीएमई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा, जहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें सभी राज्य 1 से लेकर 12 तक के कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा में अनुपूरक शिक्षा प्रदान करेगी। टीवी पे आपको ये शिक्षा दिया जाएगा राज्य के अपने लोकल लैंग्वेज में। व्यावसायिक, याद रखिएगा, पहले 12 चैनल था, उसको बढ़ा के 200 कर दिया गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब की स्थापना की जाएगी। 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। आगे हेल्थ, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं को बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर का एक नेटवर्क स्थापित होगा। NIMHANS नीमहंस नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और IIITV बेंगलोर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 की शुरुआत की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत जितनी भी योजनाएं थी उस योजनाओं को मिलाकर ऊपर दिए गए योजनाओं में बांट दिया जाएगा। जो ऊपर योजना पढ़े 4-5।
2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में समुन्नयन किया जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में समुन्नयन किया जाएगा। अब आगे एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यम, ई श्रमण, एनसीएस, असम पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा। ईसीएलजीएस, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है, इसके तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई से संबंधित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा और इसे एमएसएमई उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपया का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। ये जो अमाउंट है ना, वो याद रखिएगा, 2 लाख करोड़ रुपया। 5 वर्ष में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से रैम्प प्रयोग जो प्रोग्राम है, रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग परफॉर्मेंस प्रोग्राम, इसको शुरू किया जाएगा। 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के साथ रैम्प प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, मेनली एमएसएमई को टारगेट करने के लिए। आगे इसका सीजीटीएस जो पुराना योजना था उसको पुनरुद्धार कैसे किया जाएगा एमएसएमई की घोषणा के लिए, तो सीईएलजीएस को लागू करना और हॉस्पिटलिटी एवं संबंधित उद्यमों पर विशेष ध्यान देना, एमएसएमई के कामकाज को बढ़ाना और इसमें तेजी लाना, रैम्प प्रोग्राम को लागू करना। तो ये सब करके इसको विभिन्न पोर्टल का इंटरलॉकिंग करेगा, तो इससे जो सीजीटीएमएसई है उसका पुनरुद्धार होगा। पीएम डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इस योजना से उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम में चलाई जाएगी। इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये खर्चा होंगे, 1500 करोड़ रुपया। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम ये 112 जिले में लागू होगा। इसके तहत जिला के ब्लॉक के विकास कम हुआ है, जिसका विकास कम हुआ है उस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसका विकास कम हुआ है। तो ये 112 जिला है कुल। आगे वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम, बॉर्डर या सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव हैं उनमें जो भी गांव विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं उससे उत्तरीय ऐसे गांवों पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा या जोड़ा जाएगा। वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, 1.5 लाख करोड़ डाकघरों को। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी, 75 जिलों में। इस अमृत काल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो 2.0 है और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का विकास किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो परिवेश पोर्टल है, इसके माध्यम से किसी भी तरह का ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा, किसी भी तरह का ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा, जैसे कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड CRZ क्लियरेंस। कंपनी को आसानी से बंद या समापन करने के लिए CPAS की स्थापना की जाएगी, CPAS। AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये जनवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर में भारत का पहला AVGC सेंटर का स्थापना किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बेंगलोर किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एम्बेडेड चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए बैटरी अदला बदली नीति, जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है, वो भी लाई जाएगी। भू दस्तावेजों के IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्र सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर घर नल के तहत जोड़ा जाएगा और 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। इसके अंतर्गत अभी तक 8.7 करोड़ परिवार जो है वो कवर हो चुका है। 2022-23 में PM आवास योजना के तहत, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आता है, 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 से RBI के द्वारा डिजिटल रुपये लेने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। अब ताप विद्युत संयंत्र में 5% से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा मेनली। इससे विद्युत संयंत्र में जो है 5 से लेकर 7% वो बायोमास का इसमें यूज़ किया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 प्राइवेट परियोजना स्थापित की जाएगी।
2022-23 में हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सॉवरेन बॉन्ड जारी किया जाएगा, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। 2022-23 में सरकारी समिति और कंपनी दोनों में समानता लाने के लिए टैक्स की दर 18.5 से घटाकर 15% कर दिया जाएगा। पहले सरकारी संगठन में और समिति जो थी वो 18.5% टैक्स देती थी और कंपनी 15, अब सब 15 ही देगा। नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड का निर्माण किया जाएगा, देश स्टॉक ई पोर्टल। इसका उद्देश्य है नागरिकों को सशक्त बनाना ताकि वे ऑनलाइन ट्रैकिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सकें, ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सके, देश स्टॉक ई पोर्टल। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवादों के समय पर निपटारा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा। नोट दिया गया कि फरवरी 2022 में गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा अहमदाबाद में। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे कि क्रिप्टो है, इस पर 30% का टैक्स लग, ये हमको लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो 30% का टैक्स लगेगा। जो इसको मैनेज करता है इंडिया में CoinDCX एक है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है और आयुष्मान खुराना दोनों हैं, तो याद रखिएगा इसको थोड़ा। काटे एवं तराशे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों की सीमा शुल्क कम करके 5% कर दिया जाएगा। सिर्फ काटे गए हीरे पर 0 सीमा शुल्क लगेगा। सरकारी संपत्तियों पर सरचार्ज अधिभार की दर 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। अब बजट 2022-23 के तहत जो योजना पे खर्चा होगा वो टॉप 3 योजना। मनरेगा पे सबसे अधिक है 73,000 करोड़, पीएम किसान योजना 68,000 करोड़ और जल जीवन मिशन 60,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालय का जो खर्चा है, रक्षा मंत्रालय 5,25,166 करोड़, 5,25,166 करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2,17,684, सड़क परिवहन और राजमार्ग 1,99,108 करोड़ रुपया। तो अभी हमारा बजट कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, जो पिछले साल कैसा रहा उसका सर्वेक्षण है ये। तो ये एक्सरसाइज 2 है। 31 जनवरी को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में प्रस्तुत हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत होता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो अगला बजट होता है उससे एक दिन पहले प्रस्तुत होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 इसके प्रमुख आर्थिक सलाहकार थे संजीव सन्याल। इन्हीं के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा इसे तैयार किया गया था। संजीव सन्याल का नाम याद रखिएगा। नोट दिया गया है कि 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया 1950-51 में। 1964 तक जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो आम बजट के साथ साथ पेश होता था, लेकिन 1964 के बाद इसको एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। आगे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो जीडीपी में वृद्धि का अनुमान है वो 2021 में संशोधित अनुमान था -7.3%, कमी हुआ था। 2021-22 का अग्रिम अनुमान जो था वो 9.2% अभी का, और 2022-23 का है 8 से लेकर 8.5% की वृद्धि। स्थिर मूल्य 2011-12 की कीमत पर जो जीवीए की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है वो यहाँ पे दिया गया है। तीनों सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र है 2020-21 है, और यहाँ पे 21-22 है। 20-21 कोई ज़रूरत नहीं हमको, 21-22 का याद करते हैं। कृषि वाले में 3.9% का वृद्धि हुआ है, उद्योग खनन में 11.8% और सेवा में 8.2%। ये भी थोड़ा याद करना पड़ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि पिछले वर्ष जो 20-21 में था सब में घाटा गया था, कृषि वाला प्लस में था, तो ये प्रश्न आ जाता है। 3.6% का वृद्धि हुआ कृषि वाले में 2020-21 वाले में। आगे GVA जो ग्रॉस मूल्य वाला होता है उसमें तो प्रचलित भावों में कितना प्रतिशत हिस्सा रहा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वही है। तो प्राइमरी वाले में जो कृषि वाला है उसमें 20.2% का हिस्सा रहा, उद्योग वाले में 25.9% और सेवा में 53.9%, सबसे अधिक रहा सेवा में। अनुमान था इतना का अग्रिम अनुमान। कृषि और संबंध क्षेत्रों का वास्तविक जीवीए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20.4 लाख करोड़ एवं 2021-22 में
21.2 लाख करोड़ अनुमानित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कोरोना महामारी से कृषि और संबंध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ है। कृषि में क्योंकि देखे थे +3 पॉइंट समथिंग का वृद्धि हुआ था। इस महामारी में सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 को 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 13.2 महीना के आयात के बराबर है। भारत दुनिया में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार में आता है। देखिए 2020 का अगर आप डाटा पढ़े होगे तो उसे 5वें नंबर पे आया था, इसमें एक रूस भी इंक्लूड था, ठीक ना। लेकिन अब जो है भारत चौथे नंबर पे आता है विदेशी मुद्रा भंडार में। आगे भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 593.1 बिलियन, जो काफ़ी अधिक है। केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 में जीडीपी का 49% से बढ़कर 59.3% हो गया 2021 में। काफ़ी बढ़ रहा है ये ऋण। वैश्विक महामारी के कारण जो पिछले 2 वर्ष में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष ही रहा है, बचा ही हुआ है। अब भारत के टॉप 5 निर्यात की जाने वाली वस्तु, पहले स्थान पर आता है पेट्रोलियम उत्पाद। हम लोग कच्चा तेल लेते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो पेट्रोलियम उत्पाद सबसे अधिक है। मोती और कीमती पत्थर दूसरे नंबर पे, लोहा और इस्पात तीसरे नंबर पे, ड्रग जो दवाई हुआ होता है बायोलॉजिकल चीज़ वो चौथे नंबर पे, और सोना और अन्य कीमती आभूषण है वो 5वें नंबर पे होता है। भारत जो आयात करता है, जो खरीदता है दूसरे देश से, उसमें कच्चा पेट्रोलियम है टॉप पे, उसके बाद सोना आता है। सोना सबसे अधिक इस पर आरबीआई ही खरीदा है, आरबीआई। तीसरे स्थान पे पेट्रोलियम उत्पाद है, चौथे स्थान पे मोती कीमती पत्थर और 5वें स्थान पे कोयला, कोक और ब्रिकेट। कृषि में 5 टॉप जो है, जिसमें पहले स्थान पे समुद्री उत्पाद है, जैसे कि मछली उछली आप काउंट कर लो। दूसरे में चावल, तीसरे में मसाला, चौथे में चीनी और 5वें में भैंस का मांस निर्यात करते हैं, हम लोग बेचते हैं। इसके बाद तृतीय वर्ष 2021 से 22 अप्रैल में जो टॉप 5 आयातक और निर्यातक देश रहा, इस साइड है निर्यात करने वाला देश और इधर है आयात करने वाला देश। तो हम सबसे अधिक मतलब निर्यात कहाँ करते हैं? अमेरिका में, फिर यूएई, तीसरे नंबर पे आता है चीन, फिर बांग्लादेश और हांगकांग। वहीं अगर आयात की बात करें, सबसे अधिक चीन से खरीदते हैं, उसके बाद यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब और इराक। अब यहाँ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का। 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन होने का अनुमान है? 308.65 मिलियन टन। वर्ष 2021-22 के लिए खड़ी फसल के लिए अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर को प्राप्त करेगा? 150.50 मिलियन टन। भारत में तिलहन उत्पादन 2015-16 से 2020-21 तक कितना प्रतिशत बढ़ा है? 43%, 43%। भारत में दलहन उत्पादन 2013-14 से 21-22 जो चौथी अग्रिम अनुमान है वो कितने प्रतिशत तक बढ़ी हुई है? 33%। दलहन का उत्पादन 2021-22 जो कि चौथा अग्रिम अनुमान है वो 257.2 लाख टन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है। वैश्विक उत्पादन का कुल 25% जो है वो भारत अकेला करता है दलहन। गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन 35.5 करोड़ टन है। पाम ऑयल जो है इसका उत्पादन 2019-20 में 2.8 लाख टन हुआ था, लेकिन इसका आयात जो है वो 8.17 लाख टन हुआ। अब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में कृषि आधारित क्या सब है, कितना उत्पादन हुआ है वो दिया गया है। तो तिलहन 36.1 मिलियन टन, चीनी है 32.6 मिलियन टन, दूध 209.96 मिलियन टन, मांस 8.8 मिलियन टन, मत्स्य 145 लाख टन और अंडा है 122 बिलियन है। वर्ष 2020-21 में अंडे का प्रति व्यक्ति उपलब्धता 91 है, मतलब एक साल में 91 अंडा खा रहे थे। यार मैं तो एक साल में एक भी अंडा ना खाया हूँ अभी तक। गलत डाटा देता है यार, कौन मेरे हिस्से का खा रहा है यहाँ पे, पता करना पड़ेगा। वर्ष 2020-21 में दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितना है? 427 ग्राम प्रतिदिन। 427 ग्राम यानी आधा लीटर से थोड़ा कम प्रतिदिन पीता है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सिफारिशों के आधार पर कितने अनिवार्य कृषि फसलों को एमएसपी तय करता है? 22 अनिवार्य फसल में 14 तो खरीफ का है, 6 रबी है और 2 व्यावसायिक फसल जूट और खोपड़ा है।
शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश के कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र का 49% है। 49%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 40% नहर प्रणाली के माध्यम से 60% भूभाग जल को सिंचित किया जाता है। मेनली अधिक किससे होता है? नहर से होता है। 40% सिंचाई होता है। और यहाँ पे उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो अंडे में हम तीसरे स्थान पे हैं, मांस में 8वें, मछली में दूसरे, पूरे विश्व का करीब 7.5%, दुग्ध में पहले स्थान पे है, पूरे विश्व का 23%, चीनी में दूसरे स्थान पे आते हैं। आगे देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है वो चीनी उद्योग है। पहले स्थान पे कपास उद्योग। कपास उद्योग दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है भारत। उपभोक्ता उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देता है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता और नंबर 1 का आयातक देश है वनस्पति तेल में। अब 2021-22 के अनुसार कुछ फैक्ट है कि 2020-21 में सड़क निर्माण की सीमा प्रतिदिन जो है वो 36.5 किलोमीटर बन रहा सड़क। 13,327 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है 2020-21 में। 64.45 लाख किलोमीटर सड़क के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है सड़क के मामले में। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 5 दिसंबर 2021 तक कुल 6,087 रेलवे स्टेशन को वाईफाई सुविधा से जोड़ा गया है। रेलवे मंत्रालय ने 24 मार्च 2022 के आंकड़े के अनुसार 6100 स्टेशनों पर वाईफाई लगा दिया है। जो 6100 नंबर का है वो उबरनी है, उबरनी। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने पुनः किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? 2030 तक। देखिए रेलवे की बात हो 2030 तक, अगर कुल भारत की बात हो तो 2070 तक। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकृत कर देगा, 100% विद्युतीकृत। 24 मार्च 2022 को रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोंकण रेलवे जो है 100% विद्युतीकृत हो गया 24 मार्च 2022 को। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नवंबर 2021 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर 2021 में कच्चे इस्पात का उत्पादन कितना मिलियन टन था? 143.3 मिलियन टन। वर्ष 2020-21 में कुल विद्युत उत्पादन जो कि यूटिलिटीज़ प्लस कैप्टिव प्लांट है, इसमें ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के अनुसार थर्मल जो है वो 78% है, थर्मल 78%, अक्षय ऊर्जा संसाधन 10%, हाइड्रो 9% और न्यूक्लियर यह है 3%। वर्ष 2020-21 में कुल संस्थापित क्षमता जो यूटिलिटीज प्लस कैप्टिव प्लांट का है वो थर्मल पावर का 68%, यहाँ पे 67% है, अक्षय ऊर्जा 22%, काफ़ी अधिक पूछा जाता है ये, हाइड्रो है 10%, न्यूक्लियर है 1%। अब क्या है? न्यूक्लियर 3% है। 2020-21 की बात करें थर्मल स्रोत 61%, अक्षय ऊर्जा 24% और हाइड्रो जो है वो 12.9%। आगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जो टॉप देश से निवेश किया वो है सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस। सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस। और जो फैक्ट मतलब जो सेक्टर है सबसे अधिक आया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, फिर ऑटोमोबाइल उद्योग और फिर सेवा क्षेत्र। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सेवा क्षेत्र FDI अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है भारत। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा 2020 में 41% है, 41%। राज्यों की GVA में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी चंडीगढ़ में सबसे अधिक है 74% सेवा के मामले में। सिक्किम में सबसे कम है 24.25% और बिहार में है 57 मतलब एवरेज में है 14%। वित्त वर्ष 2021-22 जो कि अप्रैल से दिसंबर तक व्यापार का है, सेवा निर्यात 177.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सेवा आयात हुआ है 103.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। शीर्ष सेवा निर्यात में कंप्यूटर, व्यवसाय, परिवहन सेवा आदि हुआ है, यानी कुल निर्यात सेवा का 80% जो है वो कंप्यूटर का ही है। शीर्ष सेवा आयात जिसमें व्यापार, परिवहन, यात्रा और कंप्यूटर सेवा है, कुल आयात का 75% जो व्यापार और सेवा ही है। आगे नवंबर 2021 के विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है और यह 2008 से लगातार बना हुआ है। दूसरा और तीसरे स्थान पे चीन और मैक्सिको है। वर्ष 2021 में कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत में प्रेषण
अंतर प्रवाह हुआ है, मतलब उतना हमने लोन लिया हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित अनुग्रहित अनुपात सितंबर 2021 के अंत तक 6.9% था। इस अवधि में शुद्ध गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात 2.2% था। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त मुद्रास्फीति 2021 से लेकर 22 अप्रैल से दिसंबर तक कितना प्रतिशत था? 5.2%। 5.2। थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2021-22 के दौरान ये 12.5% था। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुछ फैक्ट है कि भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। पहले स्थान पर रूस है, फिर दूसरे स्थान पर ब्राज़ील और कनाडा है। अपने देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो प्रतिशत के मामले में वो भारत 8वें स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत ब्राज़ील में है 59%। दूसरे स्थान पर पेरू, फिर कांगो गणराज्य आता है प्रतिशत में। भारत 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर तीसरे नंबर पर आता है। भारत में कुल वनों का आच्छादित क्षेत्र विश्व का 2% है। 2011 से 21 के दौरान भारत में फॉरेस्ट कवर में 3% का वृद्धि हुआ। 3%। मुख्य रूप से इसका अधिकतर श्रेय सघन वन्य क्षेत्र में वृद्धि को जाता है, जो कि इस अवधि में 20% तक की वृद्धि को बढ़ाया है। विश्व में खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा योगदान करती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को कब अनुसूचित किया गया? अगस्त 2021। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन। अभी डाबर जो है वो रिसाइकिल प्लास्टिक को यूज़ करेगा अपने प्रोडक्ट में, तो याद रखिएगा। इसका उद्देश्य 1 जुलाई 2022 तक सिंगल उपयोग वाले प्लास्टिक को ख़त्म करना था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2017 को आधार वर्ष लिया गया है। किस वर्ष तक PM पार्टिकुलेट मैटर जो है पोल्यूशन वाला, उसको 20% से 30% तक कम करेगा? ये 2024 तक का टारगेट था। 2024। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, भारत के जल संसाधन में कितना प्रतिशत योगदान देती है? 28%। 28%। गंगा नदी बेसिन देश की 1/4 से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करती है और इसकी आबादी का लगभग 43% कवर करती है। 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल का लक्ष्य प्राप्त करेगा? 2025 तक। पहले ये 2030 तक था, पर 10% तो हो ही गया, तो 25 तक ही है। अब 2022 तक था 10% का, तो वो हो गया। पेट्रोल में 10% इथेनॉल की सब मिश्रण का लक्ष्य 2022 तक था, लेकिन सरकार इसको 21 में ही कंप्लीट कर लिया। आगे जून 2021 में परख नामक एक पोर्टल स्थापित किया गया, जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली से मापा जाएगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। भारत वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जेनेरिक दवाओं का भारत में घरेलू विमानन यातायात वर्ष 2013-14 में लगभग 61 मिलियन से दोगुना से अधिक होकर 2019-20 में लगभग 137 मिलियन हो गया। 137। 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान इन बंदरगाहों का यातायात जो है वो 672.68 मिलियन टन है। फरवरी 2021 में बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 100 वर्ष से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रतिस्थापित करके कौन सा अधिनियम लाया गया? अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021। अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2021 में कितना मिलियन हो गया? 1200.88 मिलियन। मार्च 2021 में 45% टेलीफोन उपभोक्ता ग्राहक ग्रामीण भारत में और 55% जो है वो शहरी क्षेत्र में थे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितना है अभी? 833.71 मिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर किस महीने के में चरम पर था? तो मई 21 में। प्रथम लहर सितंबर 20 में आया था। कोविड-19 की दूसरी लहर के झटके के प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था का सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितना राहत पैकेज दिया था? 6.28 लाख करोड़। आगे वर्ष 2020-21 के दौरान कच्चे तेल संघनित उत्पादन 30.49 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत अपनी कच्चे तेल आवश्यकताओं को 80% से अधिक को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। कच्चे तेल में
30.49 मिलियन मीट्रिक टन, प्राकृतिक गैस में 28.67 मिलियन क्यूबिक मीटर, पेट्रोलियम उत्पाद 233.51 मिलियन मीट्रिक टन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2021-22 से बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है। बेंगलुरु की जगह अब भारत को स्टार्टअप राजधानी कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली में। दिल्ली भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। भारत जो है वो तीसरे स्थान पर आ गया। 44 भारतीय स्टार्टअप ने वर्ष 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया, जिसमें भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या 83 हो गई है, 83। ध्यान रखें, मार्च 2022 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार कुल 90 भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गया। 90। भारत ने मार्च 2022 तक 65,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हो गया। $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है, जो कि अब 90 हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आरक्षित क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या 101 थी। 101। वर्ष 2021 में केवल 47 नए स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में बने थे। अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान अंतरिक्ष वाले में केवल 2% है।